Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewer, this is Amanullah. You are watching my YouTube channel Dr. Aman's video. Dear viewer, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड एगर को कि ब्लड एगर क्या है और ब्लड एगर की कंपोजिशन क्या है और ब्लड एगर के यूजेस क्या है और जो कंपोजिशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उनका क्या फंक्शन है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर ब्लड एगर। एज़ यू नो कि ब्लड एगर का बेस हमारे पास आता है, हम मैन्युफैक्चरर से ब्लड एगर बेस ख़रीदते हैं और फिर जब ये स्टरलाइज हो जाए ब्लड एगर बेस हम उसी तरह प्रिपेयर करते हैं जिस तरह हम रूटीन मीडिया बनाते हैं, और जब वो ऑटोक्लेव होके हमारे पास आता है तो उसके बाद हम इसमें ब्लड ऐड करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हम ओरिजिन ऑफ द ब्लड क्या होगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द ब्लड क्या होगा, यानी कि हम कहाँ से ब्लड ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ह्यूमन ब्लड ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है मेडिसन और डिफरेंट केमिकल और दूसरी चीज़ें वो अपनी फूड में लेता है, जिसकी वजह से कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस हो सकते हैं और जिसका बैक्टीरिया के ग्रोथ पे इनहिबिटरी इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ह्यूमन ब्लड जो है वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हम जो ब्लड लेंगे तो या हम शीप से ले सकते हैं और या हम मोस्ट कॉमनली शीप से लिया जाता है, क्योंकि बाकायदा शीप जो है वो पाले जाते हैं, यानी कि शीप हैज़ बीन रेयर इन द लेबॉर्ट्री इन या एनिमल हाउसेस, सॉरी नॉट इन द लेबॉर्ट्री, एनिमल हाउसेस में उनको पाला जाता है सिर्फ इस पर्पस के लिए कि उनसे ब्लड लिया जाए। अगर शीप ब्लड अवेलेबल नहीं है तो आप रैबिट ब्लड भी ले सकते हैं और आप हॉर्स ब्लड भी ले सकते हैं, और यही तीन जो है ये अच्छी रिकमेंडेशन है और उसको एनिमल हाउसेस में अच्छी तरह पाला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ मच, हम कितना ब्लड ऐड करेंगे। ठीक है, कितनी क्वांटिटी ऑफ ब्लड हम ऐड करेंगे। तो डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ जो हैं वो डिफरेंट फिगर देती है। जो मोस्ट कॉमन फिगर आता है तो 3% टू 5% जो है ये मोस्ट कॉमन फिगर है। कहीं कहीं पे 10% तक भी रिपोर्टेड है। ठीक है, 10% या 3%, 5% हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मीडिया बन जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा और ब्लड भी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाएंगे। लेट्स से हमें 100 ml ब्लड एगार चाहिए। ठीक है, तो हम 97 ml जो है वो मीडिया एगार बेस लेंगे। ठीक है, जो हम तैयार करें, और इसमें हम लोग 3 ml जो है वो ब्लड ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल 100 ml हो जाएगा। और ये जो सोल्यूशन बनेगा तो 3% ऑफ द ब्लड सोल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी 3% उसका हमने वॉल्यूम ऐड किया 3 ml ब्लड का, और 97 ml जो है वो हमने ऐड किया बेस का। तो इसी तरह अब आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएं और इसी परसेंटेज के हिसाब से ब्लड आप ऐड करते जाएं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन कि ब्लड हम गरम यानी कि हॉट जो बॉइलिंग मीडिया होगा उसमें ऐड करेंगे, किस तरह ऐड करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी जो रेंज बुक्स में आपको या रिसर्च स्टडीज़ में आपको मिलेगी, सॉरी मैं हेडिंग के ऊपर लिख रहा हूँ, तो वो आपको रेंज मिलती है 50 to 55 डिग्री C, यानी कि आप जब मीडिया ऑटोक्लेव से जो एगार बेस है वो जब आप ऑटोक्लेव से बाहर निकाल लेंगे तो उसके लिए आप वाटर बाथ सेट करेंगे 50 डिग्री C पे या 55 डिग्री C पे, और मीडिया आप वाटर बाथ में रख लेंगे। जब मीडिया का टेम्परेचर वाटर बाथ के वाटर के टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उसके बाद आप उसमें ब्लड ऐड करेंगे। अगर आप 55 डिग्री C से अबव पे ब्लड ऐड करते हैं, जैसे लेट से कि आप ब्लड ऐड कर रहे हैं 60 डिग्री C पे या 65 डिग्री C पे, तो उस वक्त क्या है कि जो रेड ब्लड सेल है वो रप्चर हो जाएंगे, या जो WBC या जो सारा मतलब ब्लड है तो उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस है। पर्टिकुलरली रेड ब्लड सेल रप्चर हो जाते हैं और ब्लड इंटैक्ट नहीं रहता, और इसी तरह आपका ब्लड एगार जो है वो आपका ब्लड एगार फिर नहीं रहता। तो आपने 50 to 55 डिग्री C पे ब्लड ऐड करना है, 3 to 5% ब्लड ऐड करना है, और ब्लड को एगार बेस में ऐड करना है, और ब्लड इन ओरिजिन का ऐड करना है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो ब्लड एगार बेस है तो उसमें जो ऑलरेडी चीज़ें मौजूद है, तो इसमें एक लेब लिम्को पाउडर होता है। मेरे ख्याल से मैं ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखता ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिले सुनने के लिए। तो लेब लिम्को पाउडर जो है ये एक्ट करता है एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स, एज अ वाइटामिन सोर्स, एज अ नाइट्रोजन सोर्स, क्योंकि बैक्टीरिया को ये सारी चीज़ें ग्रो होने के लिए चाहिए होती है। और मीडियम का जो हम ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये ब्लड एगार प्लेट है, मैं थोड़ा सा करीब भी ले आऊँ, ठीक है,
तो ब्लड एगार जो मीडिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर ले इन ऑर्डर टू ग्रो या इन ऑर्डर टू कल्चर द बैक्टीरिया ऑन द बेंच ऑफ लेबोरेटरी। तो इसलिए लैब लिम्को पाउडर जो है वो ये इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें पेप्टोन है, पेप्टोन भी प्राइमरी सोर्स है अमाइनो एसिड का, नाइट्रोजन का और पेप्टाइड्स का। लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स जो होते हैं तो पेप्टोन एक्ट करता है उनके सोर्स का, और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट भी अवेलेबल होते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक्ट करता है टू रेगुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एज अ साल्ट जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा इसमें एगर होता है, एंड वी नो कि एगर जो है ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है और इट इज़ यूज्ड फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मीडिया। इसके अलावा अब ब्लड एगर जो है वो कौन से टाइप का मीडिया है, हमने पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, जिसमें सिंपल मीडिया है, जिसमें एनरिच मीडिया है, जिसमें सेलेक्टिव मीडिया है। तो ब्लड जो है, ब्लड 2 टाइप्स को कवर करता है। नंबर 1 ये एनरिच मीडिया है। व्हाई? बिकॉज ब्लड जो है, ब्लड इटसेल्फ इज एन एनरिच्ड न्यूट्रिटिव कंपाउंड और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आप इसको कह सकते हैं। तो इसलिए जब आप इस मीडिया में ब्लड ऐड करते हैं तो ब्लड में जितनी भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती हैं, जैसे उसमें सेल्स है, उसमें एंजाइम्स है, उसमें प्रोटीन में एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, जो ब्लड में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उस मीडिया में चली जाती है। इसलिए वो मीडिया इनरिच मीडिया हो जाता है और उस पे हम लोग फेस्टिडियस और नॉन फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म दोनों को ग्रो कर सकते हैं। तो ब्लड एगार जो है इस पे हम फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। दूसरा जो ब्लड एगर है, तो ब्लड एगर डिफरेंशियल बी है। Why blood agar is a differential media? Because we can differentiate different groups of bacteria या different species of bacteria on the surface of blood agar on the difference in the physical appearance of the colony of those bacteria. blood agar पे हम differential किस बेस पे करते हैं? blood agar पे हम लोग difference जो बनाते हैं बैक्टीरिया के बीच वो हम बनाते हैं hemolysis के बेस पे। एवरी वन ऑफ अस नो कि हेमोलिसिस क्या है? लिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल इज नॉन एज हेमोलिसिस। चूंकि इसमें ब्लड होता है तो ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं, तो डिफरेंट बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरिया कंप्लीट लिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल करते हैं, कुछ बैक्टीरिया के पास इस तरह इंजाम है कि वो रेड ब्लड सेल को तो रप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है उसको पूरा रप्चर नहीं कर सकते, उसको कंप्लीटली जो है क्लियर नहीं कर सकते। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि वो बिल्कुल रेड ब्लड सेल को भी रप्चर नहीं कर सकते। तो इस डिफरेंट क्वालिटीज़ की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमोलिसिस आते हैं ब्लड एगार के सरफेस पे। तो उसके बेस पे फिर हम उन बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट हेमोलिसिस। उसमें जो पहली टाइप ऑफ हेमोलिसिस है, आई एम सॉरी मुझे ज़रा थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के इस साइड पे आना पड़ गया। तो हेमोलिसिस की टोटल 3 टाइप्स है, कहीं कहीं पे 5 टाइप्स भी रिपोर्टेड है, लेकिन वो 2 टाइप्स बहुत ज़्यादा रेयर है और वो यूजुअली रिसर्च पर्पस में यूज़ होती हैं। तो 3 टाइप्स जो है क्लिनिकल में, फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा हेमोलिसिस है, एंड सेकेंड इज अल्फा हेमोलिसिस, while थर्ड इज गामा हेमोलिसिस। तो ये 3 टाइप्स की हेमोलिसिस होती है ब्लड एगर पे। बीटा हेमोलिसिस हम उस हेमोलिसिस को कहते हैं कि जब बैक्टीरिया इस सरफेस पे ब्लड एगार के सरफेस पे ग्रो होते हैं तो दोज बैक्टीरिया हैज़ द एबिलिटी टू कंप्लीटली रप्चर द रेड ब्लड सेल एंड टू क्लियर द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से बिल्कुल हलो एरिया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एरिया जो है अराउंड द कॉलोनीज प्रोड्यूस होता है। उस वजह से हम उसको बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज कहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को हम बीटा हेमोलिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिस तरह हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन है। दूसरी टाइप हेमोलिसिस जो है वो है अल्फा हेमोलिसिस। व्हाट डज इट हैपन इन अल्फा हेमोलिसिस? In alpha hemolysis, bacteria secrete enzymes or toxins which can rupture the red blood cells, but they do not have the ability to completely clear the hemoglobin. They only reduce hemoglobin from hemoglobin to methemoglobin, जिसकी वजह से जो कॉलोनी है उसके पास आसपास क्लियर हलो एरिया प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि उसके अगेंस्ट ग्रीनिश जोन अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिथ हेमोग्लोबिन। तो दैट टाइप ऑफ हेमोलिसिस इज नॉन एज अल्फा हेमोलिसिस। तीसरी टाइप जो है गामा हेमोलिसिस,
इसका मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रप्चर द रेड ब्लड सेल्स, therefore they do not cause any type of hemolysis on the blood, on the surface of blood agar, and those type of bacteria are known as gamma hemolysis. gamma hemolysis वर्ड आपको इस confusion में ना डाले कि इसमें भी किसी ना किसी तरह सा hemolysis होगी, नहीं, इसमें किसी भी तरह hemolysis नहीं होगी, इसलिए हम इसको gamma hemolysis कहेंगे। ठीक है, तो blood agar is an enriched media and it is differential media. It is enriched by the addition of blood, while it makes differences on the basis of hemolysis of red blood cell present inside the blood agar. अब मैं थोड़ा सा फाइनली कंक्लूड करता हूं कि इसके जो दो इंपॉर्टेंट यूजेस है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में। पहली यूजेस ये है कि इस पे फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु रिक्वायर स्पेशल न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ। तो इसमें चूंकि स्पेशल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है तो इसलिए वो यहाँ ग्रो हो जाता है। उसकी कॉमन एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस ब्लड पे ग्रो नहीं होता, ये दो ब्लड पे ग्रो होते हैं। तो ये एक तो इसकी यूजेस है कि इस पे फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ है, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है, उसकी सेंसिटिविटी हम लोग मुलर हैंटन एगार पे नहीं लगाते। उसकी सेंसिटिविटी हम मुलर हैंटन एगार पे इसलिए नहीं लगाते चूंकि मुलर हैंटन एगार पे वो ग्रो नहीं होता, उसको ग्रो होने के लिए ब्लड एगार चाहिए। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की सेंसिटिविटी जो है वो हम लोग फिर ब्लड एगार पे लगाते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट यूजेस है ब्लड एगर की इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। आई होप कि ब्लड एगर के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पर्टिकुलरली ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर लें, और साथ में आखिर में आप लोग बेल आइकन को भी हिट करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। फी अमानिल्लाह।